हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्केरी स्टडी। एंड गाइस चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। गाइस हमने पार्ट 3 तक इससे पीछे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था एंड आज हम स्टार्ट करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन के आगे वाले सारे टॉपिक्स। तो गाइस डेमोग्राफिक कंडीशन हमारी क्या होती है, इससे हमें किसी जगह की पॉपुलेशन हो गई, वहाँ का बर्थ रेट कैसा है, डेथ रेट कैसा है। तो जब गाइस हम इन चीज़ों की बात करते हैं तब हम डेमोग्राफिक कंडीशन इसको बोलते हैं। एंड इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। तो गाइस हमारा जो पहला ऑफिशियल सेंसस था वो 1881 के ईयर में लिया गया था। इससे पहले एक और हुआ था सेंसस गाइस, उसका ईयर मुझे ढंग से याद नहीं है, आई थिंक वो 1872 था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट गाइज इससे पहले भी लिया गया था। तो ये हमारा ऑफिशियल वाला है, ठीक है। उस टाइम बहुत सारी कंडीशंस ऐसी चल रही थी, तो क्या हो रहा था कि उस टाइम जो हमारा पॉपुलेशन का सेंसस निकल के आया था वो अनइवन था, यानी एक जैसा नहीं था हर जगह पे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो ऐसा हो रहा था। 1881 के बाद से क्या होने लगा कि हर 10 साल में सेंसस लिया जाने लगा। एंड जो हमारा गाइस सेंसस होता है वो हर 10 साल बाद लिया जाता है। 1881 के बाद ये सब होने लगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1921। तो गाइस ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है 1921 को। तो 1921 से पहले क्या था गाइस, जो इंडिया था हमारा वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पहली स्टेज में था, है ना। एंड देन जब 1921 आया तो ये ग्रेट डिवाइड बना इंडिया के लिए। एंड अगर हम 1921 की बात कर ही रहे हैं गाइस, अब इस बॉक्स में देखेंगे तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड सिर्फ 1921 को ही क्यों कहा गया है, क्योंकि गाइस इसमें ये ऐसा स्टेज होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बर्थ रेट भी होता है और बहुत ज़्यादा डेथ भी होते हैं, मतलब डेथ और बर्थ दोनों ही ज़्यादा होते हैं। और गाइस जो डेथ थी वो फ्लक्चुएट तो कर रही थी ईयर टू ईयर, मतलब अब क्या होता है थोड़ा बहुत मेडिकल फैसिलिटीज़ में सुधार आने लगता है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन का जो साइज़ था ना तो वो घट रहा था ना ही बढ़ रहा था, वो स्टेशनरी था। आइए सेकंड पॉइंट, लेकिन क्या होने लगा जैसे डिक्लाइन होने लगा डेथ रेट में, डेथ रेट हमारा कम होने लगा, तो जो पॉपुलेशन थी कंट्री की अब ये सेकंड स्टेज में आ गया। जो सेकंड स्टेज होती है ना गाइस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, इसमें हमारे डेथ रेट होना कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ आती हैं। तो गाइस यहाँ पे 1921 के बाद ये होने लगा एंड ये फिर आपका ग्रेट डिवाइड आ गया यहाँ पे। इंडियाज़ पॉपुलेशन नेवर डिक्लाइन, और गाइज इंडिया की पॉपुलेशन फिर कभी नहीं डिक्लाइन कर और इसने रिकॉर्ड किया एक कंसिस्टेंट राइज, ये बढ़ती चली गई एंड फिर इसी को हमने ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोल दिया। आइए अब हम ये देखते हैं कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे कौन कौन से पॉइंट्स थे, क्या क्या कंडीशंस रही। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो गाइज जो कॉलोनियल रूल था तो उस वक्त पे क्या था, बहुत ज़्यादा बर्थ रेट था और बहुत ही ज़्यादा डेथ रेट था। तो इससे हम साफ साफ बोल सकते हैं कि ये हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का पहला ही स्टेज चल रहा था। एंड गाइस सेकंड पॉइंट है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। तो गाइस जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी तो वो क्यों चाहती कि इंडिया के लोग पढ़ें, तो उस टाइम पे कुछ लोग भी नहीं पढ़ाते थे ज़्यादातर, तो वहाँ पे लिटरेसी रेट जो था ना इंडिया के अंदर उस टाइम पे बिल्कुल लो था, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, जिसमें फीमेल्स का तो नेग्लिजिबल था, ना के बराबर ही था। एंड गाइस थर्ड पॉइंट देखते हैं पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। उस टाइम पे हमारे यहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, तो गाइज़ यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल भी थी, बहुत सारे लोगों तक जो मेडिकल की सर्विसेज थी वो पहुँच ही नहीं पाती थी, और इसकी वजह से तरह तरह की यहाँ पे डिसीज़ेज़ हो रही थी, जैसे एयरबॉर्न डिसीज़ेज़ बहुत ज़्यादा बड़े इलाके पे फैलती जा रही थी और लोग बहुत बीमार पड़ते थे उस वक्त पे हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी के वजह से। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है गाइस, पहले हम वो देखते हैं। जो भी इन्फेंट होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं 1 साल की उम्र के कम के बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है, उन्हीं को हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो ये भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, और वो तो ज़्यादा होता ही क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, पुअर थी, तो बच्चों को अच्छे से मेडिकल सर्विसेज नहीं मिल पाती थी, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट देखने को मिला। आइए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो गाइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। उस टाइम पे सिर्फ 32 ईयर्स थी। अगर हम आज के कंपैरिजन में देखें तो आज तो 79 to 80 तक होती है जो एक एक्सपेक्टेड रहती है।
नेक्स्ट हम 6 पॉइंट देखते हैं, वाइड स्प्रेड पोवर्टी। एंड गाइस गरीबी थी बहुत ज़्यादा, पोवर्टी गरीबी बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे फैली हुई थी उस टाइम पे। एक तो लोग एग्रीकल्चर में भी थे तब भी कुछ खास नहीं अर्न कर पा रहे थे, और मेनली जो कारण था लोगों के पोवर्टी में जाने का वो कॉलोनियल गवर्नमेंट ही थी, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है हमारे। एंड गाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, 1.7 हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। चलिए अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या रिफर करता है। तो गाइज ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन लोगों का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन। जैसा कि गाइज हमें लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ पे इकॉनमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये 3 सेक्टर्स इसके अंदर आते हैं। ऑक्यूपेशन की जब भी बात हो तो यहाँ पे हम 3 सेक्टर्स की बात करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर हमारा सारा किससे जुड़ा होता है, जो हमारा नेचर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को ही एक्सप्लॉइट किया जाता है। लाइक आप देख सकते हैं लैंड हो गया हमारा, वाटर हो गया, तो हमारा जो ये खेती बाड़ी, फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, ये सब, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब हमारे प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। एंड सेकेंड हमारा है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या होता है, हमारे जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है, उनकी प्रोसेसिंग होती है, इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है। जैसे कि आप शुगर का एग्जांपल ले लीजिए, अगर गन्ना है, शुगर केन है, शुगर केन को ही प्रोसेस करके ही तो चीनी बनती है, शुगर बनता है। सो यहाँ पे वही हमारे एग्जाम्पल दिया गया है। और गाइस जो हमारा टर्शरी सेक्टर होता है इसके अंदर क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे हमारा एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नमेंट, ये सारे जितने होते हैं। एंड गाइस इसको तीसरे प्लेस पे इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी ग्रोथ भी डिपेंड किस पे करेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स पे। जब तक प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वहाँ से रॉ मटीरियल सेकेंडरी वालों को नहीं मिलेगा, वो लोग उसको तैयार नहीं करेंगे, तब तक उसकी सर्विस कैसे होगी। सर्विस मतलब इधर उधर जो भी आइटम डिलीवर हो रहा है वो सर्विस सेक्टर से हो रहा है, और आइटम की डिलीवरी तो जब हो रही है ना जब सेकेंडरी सेक्टर में वो बन रहा है। सो इसीलिए ये दोनों पे डिपेंड रहता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन जो था हमारा प्राइमरी, ये तो पहले से ही था। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स का अकाउंट करता है, बहुत सारे लोग इसी में लगे हुए थे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये 10% है, जबकि हमारा एग्रीकल्चर वाला 70 to 75 है, सबसे ज़्यादा है। एंड फिर हमारा है एंड 15 to 20% ये हमारा टर्शरी सेक्टर का है। सेकेंड हमारा रीजनल वेरिएशन। एंड गाइस और इसके अलावा दूसरी जो एस्पेक्ट है यहाँ पे ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन की, जो स्टेट है हमारे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इन्होंने डिक्लाइन को शो किया है डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो गाइज़ यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है इन सेक्टर्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, और उसी सेम टाइम पे सेकेंड पॉइंट में उसी सेम टाइम पे एक इंक्रीज़ देखा गया है वर्कफोर्स का एग्रीकल्चर में, जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान और ये पंजाब। तो गाइज़ इस वीडियो में हमने 2 यहाँ पे टॉपिक्स को कवर किया है। पहला हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था, सेकेंड हमारा ऑक्यूपेशन वाला था। तो नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करवा दूँगी। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।